जब हम किसी बिज़नेस का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमारा टारगेट रहता है कि हम उस बिज़नेस को पूरे तरीके से समझ सकें। वो बिज़नेस काम किस तरीके से करता है, वो प्रॉफिट किस तरीके से कमाता है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसका बिज़नेस किस तरीके का है, कैसी इंडस्ट्री में है, उसके कंपनी का साइज़ कितना है, उसकी इंडस्ट्री का साइज़ कितना है, उसकी वैल्यूएशन कैसी है। ये सारी की सारी चीज़ों को हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर समझना चाहते हैं ताकि हम ये समझ पाएँ कि क्या ये बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं। शेयर मार्केट के अंदर सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में होती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस आप बिना फंडामेंटल एनालिसिस के नहीं ले सकते। इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और साथ ही में फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही बड़ी चीज़ भी है। तो इसलिए आज मैं आपको कैटेगरीज करके फंडामेंटल एनालिसिस समझाता हूँ। सबसे पहले बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस के अंदर हम बिजनेस के बेसिक्स को समझते हैं। जो पर्टिकुलर कंपनी है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, हम उसके बिजनेस को समझते हैं। इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? इसमें हम चीज़ें देखते हैं जैसे कि कोई बिज़नेस है तो वो कौन सी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, वो कंपनी कौन सी इंडस्ट्री का हिस्सा है, साथ ही साथ वो उस इंडस्ट्री के अंदर कहाँ पे पोजीशन होती है, यानी कि क्या वो उस इंडस्ट्री का लीडर है, क्या वो उस इंडस्ट्री के सेकंड बेस्ट कंपनी है, कहाँ पे वो पोजीशन होती है उस ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर। ये चीज़ हम देखते हैं। हम इंडस्ट्री को समझते हैं कि इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, इंडस्ट्री के अंदर उसके अंदर साइकिल्स कैसी हैं और इंडस्ट्री का आगे फ्यूचर में स्कोप कैसा है, इंडस्ट्री का आज साइज़ कितना है और फ्यूचर में साइज़ कितना हो सकता है। क्योंकि ओवरऑल जितनी इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी उसी हिसाब से उस पर्टिकुलर बिज़नेस में ग्रोथ आएगी। इसके बाद हम देखते हैं उस बिज़नेस की मैनेजमेंट कैसी है। मैनेजमेंट यानी कि जो उस कंपनी का फाउंडर है या फिर उस कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है वो किस तरीके के लोग हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, उन्होंने पहले कैसी कंपनीज बिल्ड करी हैं, या वो इस बिज़नेस को लेके कितने पैशनेट हैं या कितनी इंटीग्रिटी ऑनेस्टी उनके अंदर है, किस तरीके के वो लोग हैं, किस तरीके की उनकी एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं। ये सारी चीज़ हम मैनेजमेंट के अंदर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम बिज़नेस के प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, उनके प्राइस रेंजेस क्या हैं, उन प्रोडक्ट्स के मार्केट में किस तरीके से स्टैंड करते हैं, लोग कस्टमर्स कितना उन प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, फेवर करते हैं। हम ये भी एनालाइज करते हैं कि उस बिज़नेस के कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिज़नेस में कितना कंपटीशन है, या हम जिस कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं उसका मार्केट शेयर कितना है, या वो कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती है उनके थ्रू वो किस मार्केट सेगमेंट को टारगेट करती है, किस तरीके के कस्टमर्स को टारगेट करती है। ये सारी चीज़ें हम बिज़नेस एनालिसिस में देखते हैं। उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर देखते हैं वैल्यूएशन। हमने समझ लिया कि वो बिज़नेस क्या है, क्या काम करता है, कहाँ पे इंडस्ट्री में स्टैंड करता है। उसके बाद उसके स्टॉक को हमें ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है, वो सस्ता है या महंगा है। ये चीज़ें एनालाइज करने के लिए हमें वैल्यूएशन को एनालाइज करना पड़ता है। वैल्यूएशन के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो आज कंपनी को ख़रीदने के लिए हमें कीमत देनी पड़ रही है, जो उसका करंट प्राइस है या टोटल साइज़ है मार्केट का, क्या उसके जो नंबर्स हैं वो उसको जस्टिफाई करते हैं। इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं और शुरुआत हम कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के, यानी कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख के हम शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद हम कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उस कंपनी का टोटल साइज़ कितना है, टोटल वैल्यू कितनी है। उसको देख के हमें अंदाज़ा लगता है कि उस कंपनी का करेंटली साइज़ कितना है। क्या वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, क्या वो मिड कैप कंपनी है, क्या वो लार्ज कैप कंपनी है। क्योंकि इन चीज़ों के बेसिस पे भी हम उसके फ्यूचर को कहीं ना कहीं एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम काफ़ी सारे रेशियोज़ को भी एनालाइज करते हैं उस कंपनी के, जिनसे कि हमें ये आइडिया लगता है कि डिफरेंट पैरामीटर्स पे उसकी जो करंट वैल्यूएशन है वो किस तरीके से मार्केट में करेंटली है। जैसे कि पी रेशियो हम देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो इसमें हमें ये दिखता है कि उस कंपनी की जो अर्निंग्स हैं
उसके हिसाब से कितने मल्टीपल पर उसका प्राइस, शेयर का प्राइस ट्रेड हो रहा है करंटली। इसी तरह हम प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखते हैं, जिसमें कि हमें ये पता लगता है कि जो उस कंपनी का पर शेयर का बुक वैल्यू है उसके कितने मल्टीपल पर उसका शेयर प्राइस करंटली ट्रेड हो रहा है। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज़ होते हैं जो कि हम ज़्यादातर कंपनीज़ में देखते हैं, जैसे कि ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROA रिटर्न ऑन एसेट्स। अलग अलग इंडस्ट्री के स्टॉक्स को एनालाइज करते समय हम अलग अलग मेथड्स ऑफ एनालिसिस यूज़ करते हैं। साथ ही में हम अलग अलग रेशियोज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स को एनालाइज करने जाते हैं तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियो बन जाता है रिटर्न ऑन एसेट्स। और अगर आप IT सेक्टर के किसी स्टॉक को एनालाइज करते हो तो उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ प्राइस टू बुक काफ़ी इररिलेवेंट हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग इंडस्ट्री के बिजनेसेस को अलग अलग फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उन कंपनीज़ के बिजनेसेस के प्रॉफिट्स को, मार्जिन्स को। जैसे कि अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री देखते हो तो उसमें फ्यूल प्राइस का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। और अगर हम IT कंपनी को देखते हैं तो उसके रेवेन्यू में, प्रॉफिट में काफ़ी रोल रहता है INR और USD के रेशियो का, कि US डॉलर कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उस हिसाब से उनकी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट होता है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ सिक्लिकल होती हैं, जैसे कि मेटल इंडस्ट्री, उनमें 2-4 साल का बुल रन आता है, फिर वो बैठ जाती हैं, फिर उनके अंदर कहीं ना कहीं बेयर रन आता है। और कुछ बिजनेसेस ऐसी इंडस्ट्रीज़ में होती हैं जो कि सदाबहार होते हैं, जो कि हर साल ग्रो करते रहते हैं। जैसे कि आप FMCG को देख सकते हैं, HUL, एशियन पेंट्स, इस टाइप की कंपनीज 40-50 साल लगातार ग्रो करती रही, क्योंकि इनका नेचर ऑफ बिजनेस सिक्लिकल नहीं है। और भी ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो कि आपको काफ़ी टाइम मार्केट में बिताने के बाद, काफ़ी काम करने के बाद चीज़ें समझ आएंगी। उसके बाद है ग्रोथ एनालिसिस। ग्रोथ कहीं ना कहीं हम वैल्यूएशन देखते हुए भी समझ सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसलिए मैं आपको अलग से समझाना चाहता हूँ। ग्रोथ एनालाइज करते समय हम ये देखते हैं कि उस बिज़नेस की फ्यूचर में ग्रोथ कैसी रहने वाली है, उसके रेवेन्यूज़ की, उसकी अर्निंग्स की और उसके मार्जिन्स की, साथ ही साथ उसके कैश फ्लो को भी हम कंसिडर करते हैं एनालाइज करते समय, क्योंकि कैश फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंपनी रेवेन्यूज़ बहुत ग्रो कर रही है, प्रॉफिट्स बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा, उसका कैश फ्लो नहीं बन रहा, तो फिर वो कहीं ना कहीं इररिलेवेंट हो जाता है। इसलिए कैश फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रोथ इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टाइल भी होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। उसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ और नहीं देखते, वो वैल्यूएशन नहीं देखते बिजनेस की, दे जस्ट फॉलो द ग्रोथ, दे जस्ट बाई द कंपनी वेयर ग्रोथ इज़। यानी कि जिन कंपनीज़ के अंदर लगातार अच्छी ग्रोथ आ रही है, हाई ग्रोथ आ रही है, उन कंपनीज़ को चेज़ करते हैं इन्वेस्टर्स। और उनके चार्ट्स भी आप बहुत बार देखोगे, बहुत ही बुलिश चार्ट्स होते हैं। और कभी कभी सबसे बड़ा पैसा ग्रोथ इन्वेस्टिंग के अंदर बनता है बहुत ही कम समय के अंदर। कुछ सालों में स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकते हैं, क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है और साथ ही हाई इंटरेस्ट बन जाता है इस तरीके के स्टॉक्स में। इसलिए ग्रोथ इन्वेस्टिंग को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि आपको क्या क्या देखना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं उस कंपनी की सेल्स ग्रोथ कैसी है, एटलीस्ट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। साथ ही साथ हम देखेंगे कि उसकी प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है इसी पीरियड में। और साथ में हमें देखना है उस कंपनी के मार्जिन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, रेवेन्यू के कितने पार्ट को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाते हैं, वो मार्जिन्स कहलाते हैं। तो हमें इन 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस देना होता है। कंपनी की सेल्स कैसे ग्रो हो रही है, इसके साथ ही हमें ये एनालाइज करना है कि उस कंपनी की सेल्स फ्यूचर में कैसी ग्रो हो सकती है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसकी सेल्स को फ्यूचर में भी ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं। क्या उसको कोई ऐसे नए बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ सपोर्टिव हैं इन चीज़ों में, जिस चीज़ों में वो कंपनी काम करती है। इस तरीके के कुछ फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे ये एज्यूम करने के लिए, ये एनालाइज करने के लिए कि क्या उसकी सेल्स में फ्यूचर में भी ग्रोथ आएगी। उसके बाद हमें देखना होता है कि
उसके जो एक्सपेंसेस हैं, क्या वो एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पा रही है कंपनी? क्योंकि कंपनी जितना ज़्यादा एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेगी उतने ज़्यादा उसके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, और जब मार्जिन इंप्रूव होंगे तब उसके प्रॉफिट इंक्रीज़ होंगे। इन तीनों चीज़ों को देखने के बाद हम देखते हैं फाइनली कि कैश फ्लो कैसा चल रहा है कंपनी का। जो प्रॉफिट कंपनी कमा रही है उसमें से कितना कैश में कन्वर्ट हो पा रहा है, कितना कैश कंपनी के पास आ रहा है। इन्हीं चीज़ों के साथ हमें कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा अगर हम उसकी रियल ग्रोथ समझना चाहते हैं। हर कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को लगातार अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में अपडेट देती रहती है। कंपनीज डिफरेंट टारगेट्स लेके चलती हैं, जैसे कि 5 साल में उनको इतना रेवेन्यू अचीव करना है, इतना प्रॉफिट अचीव करना है, और अलग तरीके के ग्रोथ प्लान्स होते हैं। कोई अगर बैंक है तो उसको इतनी नंबर ऑफ़ ब्रांचेस खोलनी है, कोई अगर प्रोडक्शन करती है कंपनी तो उसको अपनी प्रोडक्शन इतनी क्वांटिटी तक बढ़ानी है, इस लिमिट तक बढ़ानी है। हमें इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये सोचना होता है कि क्या वो टारगेट्स, क्या वो प्लान्स रियलिस्टिक हैं, अचीवेबल हैं। तो अगर ये तीनों एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस और ग्रोथ एनालिसिस, अगर हम ये तीनों चीज़ें किसी बिज़नेस की अच्छे तरीके से समझ पाते हैं तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर राइट डिसीजन ले सकते हैं। हम सही कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सही बताऊं तो हम मल्टी बैगर स्टॉक्स भी ढूंढ सकते हैं।